हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यह है कुछ ट्रांजैक्शंस जिसको आपको डबल कॉलम कैश बुक में लिखना है। मतलब कैश और बैंक दोनों की ही ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में पोस्ट करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब आपने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें आपने कैश लगाया है 50,000। तो जब भी बिजनेस में कोई ओनर पैसा लाता है, लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप कहाँ एंट्री करोगे? लेफ्ट साइड पे, रिसीट साइड पे डेट लिखो। पर्टिकुलर से लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट के साथ क्रेडिट हो रहा है, उस अकाउंट को आप यहाँ पर लिखोगे और कैश के कॉलम में लिखोगे 50,000। नेक्स्ट है पेज इनटू बैंक 29,000। अब आपने बैंक में पैसा जमा किया है 29,000। यहाँ पर पेज का मतलब है आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ आपका बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। हम अपनी कैश बुक में बैंक और कैश दोनों की ही ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर रहे हैं, और इस ट्रांजैक्शन में आपका बैंक और कैश दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए आप डेबिट और क्रेडिट साइड पे दोनों ही अकाउंट की पोस्टिंग करोगे। ऐसी एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। किस तरह से करोगे? देखो, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके लिए आप वहां पे लिखोगे डेबिट में। बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर हम बैंक अकाउंट के लिए लिखेंगे। कौन से अकाउंट की वजह से बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ? वो है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 29,000 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए इसको सिंबलाइज करने के लिए हम एलएफ वाले कॉलम में लिखेंगे सी। इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन का आपने डेबिट और क्रेडिट पार्ट दोनों ही कैश बुक में पोस्ट कर दिया है। फर्दर इस ट्रांजैक्शन की लेजर में कहीं और पोस्टिंग नहीं है। अब इसका क्रेडिट पार्ट देखो, यहाँ पर आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। उसके लिए आप लिखोगे, क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स में? कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ किस अकाउंट की वजह से? बैंक में पैसा जमा करने के लिए आपने कैश बिजनेस से निकाला, इसीलिए आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो अकाउंट आप यहाँ पर लिखोगे। और कैश निकल रहा है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 29,000 रुपए। कॉन्ट्रा लिखोगे एलएफ के कॉलम में सी। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी 800 डिस्काउंट अलाउड ₹20। अब आपने राजा एंड कंपनी से कोई चेक लिया है 800 रुपए का और आपने उसको डिस्काउंट दिया है 20 रुपए का। मतलब आपको कितना पैसा लेना था राजा एंड कंपनी से? 820 रुपए। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू राजा एंड कंपनी अकाउंट 820 रुपए। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड में आ जाओ और क्या लिखोगे? किसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ? वो है राजा एंड कंपनी। वो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बैंक के साथ, इसलिए टू राजा एंड कंपनी अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में आप लिखोगे 800 रुपए। 820 नहीं लिखोगे, क्योंकि 820 में से आपको सिर्फ 800 रुपए का चेक मिला है, वही अमाउंट लिखोगे। और जो डिस्काउंट अलाउड वाला पार्ट है वो आप अपनी जर्नल बुक में पोस्ट करोगे। नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज ₹240। अब आपने बैंक से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए। उसे क्या कहते हैं? हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो कहाँ जाओगे? पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट साइड पर आओगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट और बैंक के कॉलम में लिखोगे 240 रुपए। नेक्स्ट है आपका परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 आईजीएसटी 18% पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 1,00,000 रुपए का, जिस पर आईजीएसटी भी आपने पे की है 18%, और सारी की सारी पेमेंट आपने चेक से कर दी है। तो यहाँ पर परचेज कर रहे हो आप 1,00,000 रुपए की, तो
समझो इसकी कैलकुलेशन को। परचेज करो 1 लाख, आईजीएसटी हो जाएगा 18,000 रुपए। एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख। इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा आपका 18,000 से। जब भी हम परचेज करते हैं और उस पर जो जीएसटी पे करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, इसलिए हम इनपुट लिखेंगे। और सारी पेमेंट आपने चेक से की है, इसलिए बैंक अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 1,18,000 से। यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप इसको यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट साइड पर। और किस अकाउंट की वजह से हुआ है आपका, कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं इसके साथ, वो है परचेज अकाउंट। तो बाय परचेज अकाउंट लिखोगे, बैंक के कॉलम में लिखोगे 1 लाख। फिर है आपका दूसरा पार्ट, इनपुट आईजीएसटी लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 18,000। ये जो एंट्री है आप इसके लिए इकट्ठा करके क्यूमुलेटिव अमाउंट 1,18,000 नहीं लिखोगे, कलेक्टिवली अलग अलग अकाउंट ही लिखोगे। जिस अकाउंट से जितने पैसे जिस चीज के लिए निकले हैं आप वही चीज लिखोगे, एक साथ नहीं लिखोगे। एक साथ लिखोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब है नेक्स्ट आपका, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000, 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, आईजीएसटी 18%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब आपने कुछ सामान बेचा है 1.5 लाख रुपए का, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20% और आईजीएसटी 18% है और आपको पेमेंट भी मिल गई है चेक से। यहाँ पर कैलकुलेशन को समझो, सेल कर रहे हो 1.5 लाख रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 30,000 रुपए का, कैलकुलेशन से आ रहा है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो है 1,20,000। इससे आप अपनी सेल को बुक करोगे और इस पर ही आप अपनी जीएसटी की कैलकुलेशन करोगे। 18% आईजीएसटी लगेगा तो वो आ जाएगा 21,600। एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 1,41,600 टू सेल्स अकाउंट 1,20,000 टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 21,600। यहाँ पर हम जो चेक मिल रहा है उसको यही अज्यूम कर रहे हैं, ये चेक हमने बैंक में जमा कर दिया है। तो एंट्री लिखोगे आप टू सेल्स अकाउंट, डेबिट हुआ है आपका बैंक अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड पे लिखोगे। टू सेल्स अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ सेल्स की वजह से, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 1,20,000। दूसरा, आपका जो डेबिट हो रहा है वो बैंक अकाउंट किसकी वजह से हो रहा है, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट की वजह से 21,600। इकट्ठा अमाउंट 1,41,600 सेल्स में नहीं लिख दोगे, क्यों, क्योंकि ये जो आउटपुट आईजीएसटी है ये आपकी लाइबिलिटी है जिसको आपको पे करना है, सेल्स में ही डायरेक्टली बुक नहीं कर सकते। तो इसको जितनी जितनी अमाउंट जिस चीज के लिए आपको मिल रही है सिर्फ उतनी ही अमाउंट आपको उस अकाउंट में लिखनी है। नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम कमला ₹395, डिस्काउंट अलाउड 15 रुपीज। अब आपको एक चेक मिला है कमला से 395 रुपए का और आपने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है 15 रुपए का। यहाँ पर जो चेक मिल रहा है आपको वो क्या है, 395 रुपए का। क्या हम इसको मानेंगे कि इसको जमा कर दिया हमने बैंक में? अभी रुक जाओ, अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और ट्रांजैक्शन आगे है, इसलिए हम यहाँ पर ये एजम्पशन नहीं लगा रहे। यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, ये चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करोगे 395 रुपए से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट होगा 15 रुपए से। और कमला का अकाउंट जो आप क्लियर कर रहे हो इसका मतलब वो है 410 रुपए का, जिसे आप क्रेडिट करोगे। क्या इस ट्रांजैक्शन में, इस एंट्री में आपका कैश या बैंक इन्वॉल्व हो रहा है? कोई आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है कैश या बैंक से? नहीं हो रहा। तो आप इस ट्रांजैक्शन की अपनी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करोगे, मतलब नो एंट्री। नेक्स्ट है कमलास चेक, जो आपने अभी कमला का जो चेक रिसीव किया था 395 रुपए का, ये उसी के बारे में बात हो रही है। एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ ₹425। अब आपने वो वाला चेक जो है अपने किसी क्रेडिटर को, जिसको आपको पे करना था बाला को, उसको आपने पे कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। जहां आपको 425 रुपए देने थे उसे आपने 395 रुपए का चेक दिया है। एंट्री क्या बन जाएगी, बाला अकाउंट डेबिट करोगे 425, क्यों, क्योंकि आप इतने अमाउंट के बैलेंस को एडजस्ट करो। किस तरह से, टू चेक इन हैंड दे रहे हो, चेक आप अपना दे रहे हो 395 रुपए का, और आपको उससे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है 30 रुपए का, तो वो फायदा हो गया, इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया। तो वो जो चेक था आपने एज इट इज उसको दे दिया बाला को, यहाँ पर हमने बैंक में ना जमा किया है, तो ये क्या हो गया,
ना बैंक में एंट्री हो रही है, ना कैश में इनफ्लो हो रहा है आपका, ना जा रहा है पैसा। तो इस ट्रांजैक्शन की हम एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे, नो एंट्री। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक ₹1000। अब आपने रेंट की पेमेंट की है चेक से 1000 रुपए की, खर्चा है, पेमेंट कर रहे हो, क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे किसकी वजह से? बाय रेंट अकाउंट। ये खर्चा है जिसकी वजह से आपको चेक काटना पड़ा, बैंक से पैसे निकालने पड़े, वो कारण लिखोगे आप बाय पर्टिकुलर्स में। और बैंक बैंक के कॉलम में लिखोगे 1000 रुपए। अब एंड में आपके पास ये ट्रांजैक्शन आ रही है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹450। अब आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया अपने पास कैश का सिर्फ 450 रुपए का बैलेंस रख के। तो आपको क्या करना होगा ऐसे केस में? आपको पहले बैलेंस चेक करना होगा, आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। मतलब कैश के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल को चेक करो। वो है 50,000, जिसमें से हमने माइनस किया 29,000 का बैलेंस, तो बैलेंस आ गया है 21,000। 21,000 का कैश का बैलेंस आपके पास आ रहा है, जिसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ अपने पास 450 रुपए रखने एज ए क्लोजिंग बैलेंस, और बाकी का पैसा बैंक में जमा कर देना है। तो वो पैसा है 20,550 रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आ जाओ। तो कैश अकाउंट आएगा पर्टिकुलर्स में, बैंक में पैसा किसकी वजह से जमा हुआ? कैश अकाउंट की वजह से, इसलिए हमने पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट लिखा। और बैंक के कॉलम में लिखोगे 20,550। बैंक और कैश दोनों ही इस ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, एंट्री में आ रहे हैं, जो की एंट्री हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रा। एलएफ में लिखोगे सी। अब ये हो गया आपका डेबिट पार्ट, इसका क्रेडिट पार्ट पोस्ट करो आप। यहाँ पर लिखोगे आप बाय पर्टिकुलर्स में बाय बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा जमा हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश की वजह से ना, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट। और कैश के कॉलम में लिखोगे 20,550 रुपए। कॉन्ट्रा है, इसलिए एलएफ में लिखोगे सी। आई होप ये एंट्री आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। और यहाँ पर ये करने के बाद अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो है 450 रुपए का, उसकी एंट्री भी आपको करनी है। डेबिट का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट से, तो यहाँ पर आपको इक्वलाइज करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखना होगा बाय बैलेंस सीडी, और कैश के कॉलम में लिखोगे 450 रुपए। एंड में आप टोटल लिख दोगे कैश के कॉलम में दोनों साइड पे 50,000। अब आपको करना है बैंक के कॉलम का टोटल। इसी तरह से डेबिट साइड का 1,91,950 रुपए आ रहा है, इसमें से माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल, जो कि है 1,19,240 रुपए। मतलब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है आपके पास, वो है 72,710 रुपए। ये है आपका क्लोजिंग बैंक का बैलेंस। आपके पास बैंक में इतना पैसा है, जिसे आप कैसे कहाँ शो करोगे? डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है। इक्वलाइज करने के लिए आपको कहाँ लिखना होगा? क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। बैंक के कॉलम में लिखोगे 72,710 रुपए बाय बैलेंस सीडी लिख करके। इस तरह से ये हो गया। अब आपको बैंक के का टोटल लिखना है एंड में। बैंक के कॉलम में 1,91,950, 1,91,950। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अच्छा भी लगा है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।